शादी एक बहुत हैंडसम अमीरजादे से हुई थी। मेरा हस्बैंड बिल्कुल मेरे सपनों के शहजादे जैसा था। मैं मारिया, एक हसीन और जमील मगर गरीब लड़की। मुझे कोई भी एक बार नज़र उठाकर देख लेता तो मुड़कर ज़रूर देखता। मेरी माँ हमेशा यही कहती कि तुम्हें कोई शहजादा ही आएगा ब्याहने। उनकी बात सुनकर मैं हंसकर कहती अपनी माँ से, इन टूटी फूटी गलियों में, इन कच्चे खस्ता हाल मकानों में लड़कियों को ब्याहने शहजादे नहीं बल्कि पक्की उम्र के मर्द आते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाने के लिए औरत के ख्वाबों के सारे रंग चुरा लेते हैं। सारी हकीकत जानने के बावजूद भी कहीं न कहीं एक उम्मीद तो थी ही। तभी तो चुपके चुपके किसी राजकुमार के सपने देखने लगी थी। खुदा की करनी ये हुई कि मोहल्ले के रहने वाले शहजादे का रिश्ता कहाँ से ढूंढ लाए पता नहीं। रिश्ता लाया गया, बात पक्की हुई और मैं रुखसत होकर अपने हस्बैंड के घर आई। मेरा हस्बैंड हसीन भी था और अमीर भी। इन्हीं दो चीज़ों की मैंने हमेशा ख्वाहिश की थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि खुशहाल ज़िंदगी को जीने के लिए मर्द में एक तीसरी चीज़ भी होनी चाहिए, एतबार। लेकिन जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं खूबसूरती की मूरत दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने हमेशा अपने हुस्न पर बहुत मान किया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि यही हुस्न मेरा इम्तहान बन जाएगा। मेरा हस्बैंड कमरे में दाखिल हुआ और पूरे कमरे के चक्कर काटता रहा। उसकी ये हरकत मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर वो मेरे पास आकर बैठकर बोला, मारिया, तुम बहुत हसीन हो। अपने हस्बैंड की बात सुनकर मैं पूरी तरीके से खुश भी ना हो पाई थी कि उसकी अगली बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। बोला, तुम जानती हो मुझे हसीन चेहरों से बहुत नफरत है। चलो उठो, मुंह धोकर आओ, ये मेकअप उतारो अपने चेहरे से। मैं बाथरूम में जाकर बहुत रोई, इतना रोई कि मेरी आंखें सूज गईं। जब मैं बाहर आई तो मेरा हस्बैंड मेरे ही इंतज़ार में था। वो उठकर मेरे पास आया, मेरी थोड़ी हाथ में पकड़कर चेहरा उठाया। बोला, बहुत रोकर आई हो तुम, लगता है पीछे रह जाने वाले आशना याद आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैं अपनी सफाई में कुछ न बोली थी। फिर तो ये रोज़ का हिसाब बन गया। मेरा हस्बैंड सारा दिन मुझ में कमियां तलाश करता रहता। जब वो ऑफिस जाता तो मेरी कज़न पीछे पड़ी रहती हैं। उसने मेरे सजने संवरने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन सजने संवरने का मुझे बहुत शौक था। जैसे ही मेरा हस्बैंड ऑफिस जाता तो मैं खूब तैयार होती। मेरी सास मेरे सजने संवरने पर मुस्कुरा देती हैं, लेकिन मेरी कज़न सोना मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखती रहती। मैं भी उसको जलाने की खातिर खूब सजकर सवर कर सामने आती। ऐसे ही हर रोज़ की तरह तैयार हो रही थी कि अमन ऑफिस से जल्दी लौट आया। मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे यूं सजा सवरा देखकर अमन तो जैसे पागल ही हो गया था। उसने पूरे घर की तलाशी ली, किचन, बाथरूम, स्टोर रूम, यहाँ तक कि छत भी देख ली। फिर कमरे में घुसकर बेड के नीचे, दरवाज़ों के पीछे कुछ तलाश कर रहा था। मैंने तंग आकर पूछ लिया कि किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। वो चिल्ला कर बोला, तुम्हारे आशना को। उनकी बात सुनकर मैं तो पानी ही पानी हो गई। मुझे तब समझ नहीं आया कि वो ऐसी बहकी बहकी हरकतें क्यों करता है। उन्हें तो शक की बीमारी थी। मैंने सोना की तरफ देखा तो वो बड़े मज़े से मुस्कुरा रही थी। मैं जान गई थी कि इस सब के पीछे सोना का हाथ ज़रूर है। मैंने रो रो कर उन्हें अपनी शराफत का यकीन दिलाया, मगर वो मेरी एक ना सुनते। वो मुझे कहते थे कि तुम तो इतनी हंसी हो, ना जाने कितनों को पीछे लगाया हो। यानी मेरा हुस्न ही मेरी सज़ा था। अगर मैं एक आम सूरत सी लड़की होती तो शायद आज अमन मुझ पर कभी शक ना करते। अमन ने मेरे लंबे नाखून कटवा दिए। मुझे सिर्फ 2 रंग पहनने की इजाज़त थी, सफ़ेद और काला। मेरे सजने संवरने से लेकर ढंग के कपड़े पहनने ओढ़ने तक पाबंदी लग चुकी थी। मैं चुपके चुपके रोती रहती। माँ का घर, पुराना मोहल्ला, सब बहुत, लेकिन मैंने भी कसम खा रखी थी कि अपने हस्बैंड को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाकर ही रहूंगी। मैंने खुद को अमन के रंग में ढाल लिया था। हमारी शादी के बाद से इतने अजीब अजीब इंसिडेंट हुए थे कि हम एक दूसरे को समझ ही ना सके। मुझे अमन की रूटीन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो किधर जाता है, कहाँ रहता है, 2 दिन दिखाई क्यों नहीं देता, फिर अचानक से आकर मुझ पर हमला कर देता है। सोना मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, मुझे कुछ भी तो मालूम नहीं था। एक दिन अमन को घर से गए हुए तीसरा दिन था। मैं उनके लिए परेशान थी कि उसका एक दोस्त हमारे घर आ गया। उसने मुझे दरवाजे पर ही बता दिया था कि अमन ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। मैंने उसको घर बुला लिया। सोना ने मुझे कहा कि मैं अमन का पैगाम सुनूं, तब तक वो चाय बना देगी। मैंने दिल ही दिल में उसे शुक्रिया कहा कि सोना को मुझ पर रहम तो आया। हम दोनों सोफे पर बैठ गए।
देखते ही देखते अमन के दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ दोस्त दराजी सी करने की कोशिश करने लगा। मैंने सोना को मदद के लिए आवाज दी मगर वो ना आई। तभी एक मर्दाना आवाज आई, मारिया तुम, आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमन को देखकर मैं घबरा गई। उसका दोस्त बाहर भाग गया लेकिन मैं अमन के हत्थे चढ़ गई। उसने मुझे हैवानों की तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। तुम मेरे दोस्त के साथ ही अपना मुंह काला कर रही थी, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? आज तो मैं तुम्हें मारकर ही छोड़ूंगा। अमन ने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया था। अमन रुको, ये तुम क्या करने जा रहे हो? दरवाजे से अंदर आती मेरी सास ये कहते हुए जल्दी से आगे बढ़ी थी। उसने मुझे अमन के चुंगल से बाहर निकाला था। सोना भी आंटी के साथ बाहर से आई थी। अमन जोर जोर से चिल्ला रहा था कि माँ ये मेरा मुंह काला कर रही थी। मैंने झट से सारा माजरा सुना दिया। ये भी बताया कि मैं और सोना घर में मौजूद थे, मैं अकेली नहीं थी। सोना तो उछली पड़ी, तुम पागल तो नहीं हो? मैं और आंटी तो शॉपिंग पर गई थी। आंटी खामोश रही। मैंने दुहाई दी, आंटी सच बोल दे कि सोना आपके साथ नहीं गई थी। मगर आंटी ने चुप कर दरवाज़ा ना तोड़ा। मैं हैरान खड़ी उनके फरेबी चेहरे देखती रही। अमन मुझे जान से मार देना चाहता था, जबकि आंटी ने उसे मशवरा दिया कि मारने के बजाय इसको गंजा कर दो, न सर पर बाल होंगे और ना ही कोई इसकी तरफ देखेगा। मैं चीखती रही मगर सोना और आंटी ने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था, जबकि अमन कैंची पकड़े मुझे बेदर्दी से गंजा कर रहा था। मेरे बाल काटकर वो मुझे लॉन्ज में फेंककर अपने अपने कमरों में चल दी। मैं वहीं रोती सिसकती रही। ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे खबर ना हुई। रात ढली, मैं होश में। मैं खस्ता हाल अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन कमरे से सोना और अमन की आती आवाज़ सुनी और उनकी आवाज़ ने मेरे कदम थाम लिए थे। अमन, मैं तो पहले दिन से ही तुम्हें कह रही हूँ कि इस लड़की का एतबार ना करना। वो लड़की अच्छे किरदार की नहीं है। मुझे सोना की बातों से अजीब सी बहसत हुई थी। वो मेरा घर उजाड़ना चाहती थी, लेकिन मैं खामोशी से पलट आई। मुझे मालूम हो चुका था कि इस घर में मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, मगर क्या, ये मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा हस्बैंड, सोना या आंटी, उन तीनों में से मेरा दुश्मन कौन था। मैंने उनके फरेबी चेहरों से पर्दा उठाने का फैसला कर लिया था। मैं अमन पर कड़ी नज़र रखने लगी थी, लेकिन कोई प्रूफ मेरे हाथ ही नहीं लगता था। मैं बहुत उलझन में पड़ गई थी। आईना देखती तो ऐसा लगता जैसे मैं पागल खाने से भागी हुई हूँ। सर मुंडा हुआ, चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशान। मैं सारा सारा दिन रोती और खुदा से मदद मांगती रहती। जब आंटी और सोना दोनों शॉपिंग पर गई थी, उनके जाते ही उनके कमरों की तलाशी लेने के लिए मैं आगे बढ़ी, मगर दोनों के रूम्स लॉक्ड थे। मुझे बहुत मायूसी हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने रूम में आकर हर चीज़ की तलाशी लेने लगी। कपड़ों की अलमारियां तक मैंने खाली कर डाली थी। तिजोरियों को ताले लगे हुए थे। दीवार में लगे फ्रेम्स को उतार उतार कर देख रही थी। जब एक बड़े से फ्रेम के पीछे से आंटी की तस्वीर निकली, वो उनकी जवानी के दिनों की तस्वीर थी। हाथ में नन्हा सा बच्चा था। वो किसी मर्द के साथ जुड़कर खड़ी थी, मगर ये मर्द तो अमन के पापा नहीं थे। लॉन्च में आंटी की तस्वीर जिस मर्द के साथ लगी थी, वो तो कोई और था। उस तस्वीर के अंदर ज़रूर कोई ना कोई राज होगा। मुझे लगा कि मैंने वो तस्वीर नहीं, कोई बड़ा सुराग ढूंढ निकाला है। सब कुछ वैसा ही करके मैंने फ्रेम सेट किया और खुद को नॉर्मल जाहिर करने लगी। अमन जब हर दिन की तरह घर में दाखिल हुआ और हर चीज़ की तलाशी लेने लगा, उसने मुझसे मोबाइल तक छीन लिया था। वो मेरा खूबसूरत हस्बैंड था, मगर अब मुझे उससे नफरत हो गई थी। वो मेरे पास आकर बैठता तो मेरी सांस रुकने लगती थी। देखने में ही तो सब कुछ नॉर्मल था। एक हस्बैंड जो थोड़ा शकी था, शक में बीवी पर कभी कभार हाथ भी उठा लेता था। एक माँ और उसकी बहन की बेटी थी जो अपने काम से काम रखती, मगर सब कुछ इतना भी नॉर्मल नहीं था जितना नजर आता था। पर्दे के पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए थे। यूं एक रात अमन को फिर से शक का दर्द चढ़ा था। उसने मुझे मार पीट कर कमरे से निकाल दिया था। मैं लॉन्ज में सोफे पर आकर लेट गई। आधी रात गुजरी होगी। मैंने सोना को अपने कमरे से निकलकर अमन के कमरे की तरफ बढ़ते देखा। उस रात मुझे ये पता चल चुका था कि सोना मेरी और अमन की लड़ाई के बाद उसके नज़दीक होने की कोशिश करती है, लेकिन वो सोना से ज़्यादा खुलकर बात नहीं करता था। सोना के जाते ही मैं भी दरवाजे से चिपक कर खड़ी हो गई। अंदर से अमन और सोना की आवाज़ें आ रही थी। अमन, उस मारिया को कब ठिकाने लगाओगे? तलाक दो उसको, जान छुड़ा लो उस बदकिरदार लड़की से। सोना, तुम जानती हो मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है। मैं मारिया को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो बदकिरदार है, ये मानने को मेरा दिल नहीं मानता। अमन का जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, गुजारो अपनी ज़िंदगी एक बेवफा लड़की के साथ, ताकि तुम्हारी कहानी फिर से दोहराई जाए, एक नए अमन को जन्म दिया जाए। सोना का लहजा जहर में डूबा हुआ था। मुझे नफरत है दुनिया की हर औरत से। अमन की आवाज़ में जुनून ही जुनून था। सोना कमरे से बाहर आई तो मैं दरवाजे के पीछे छुप गई।
कमरे से चीज़ों की टूटने की आवाज़ें आने लगी थी। मैंने उस वक्त कमरे में जाना ठीक नहीं समझा। अमन की जुनूनी आवाज़ें मुझे बेचैन कर रही थीं। मुझसे वहाँ खड़ा नहीं हुआ गया। मैं आंटी के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उनके कमरे से भी आवाज़ें आ रही थीं। जी सेठ साहब जो बोया था वही काट रही हूँ। बस काटते काटते हाथ लहूलुहान हो गए और एक पल भी सुकून नहीं है। अमन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सोना ही है जो उसे संभाले हुए है। मुझे तो लगता है कि अगर सोना यहाँ मेरे पास ना होती तो अब तक अमन मेरे खून से अपने हाथ रंग चुका होता। आंटी की बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी। मैं जल्दी से सोफे पर बैठ गई। अगली सुबह हवेली में अजीब अजीब बातें हो रही थीं। मैं डरी सहमी और एक चीज़ को गौर से परख रही थी। सारा दिन हवेली में खौफ नाचता रहता। शाम ढली तो मैं तीसरी मंजिल की छत पर चली गई। यहाँ मैं पहले भी कई बार आई थी, लेकिन आज हर चीज़ की तलाशी ले रही थी। तभी किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें नीचे लॉन्च से आ रही थीं और वो अमन ही था। चलो शुक्र है मैं उधर ही थी, वरना आज फिर मेरी दुर्गति होती। अब तो आंटी की भी चीखने की आवाज़ें आने लगी थी। मैं जल्दी से नीचे आई, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। मैं रूम में आकर बैठ गई। मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन अमन की मौजूदगी में रो ना सकी। वो बड़े मज़े से टीवी देख रहा था। अमन का मोबाइल बजा। वो कॉल पर किसी के साथ बात कर रहा था। अमन बड़ा परेशान घर से बाहर की तरफ भागा। मैंने खिड़की से उसे गाड़ी में बैठकर घर से जाते हुए देखा। मैंने जल्दी से अलमारी खोली। सेफ लॉक्ड नहीं था। मेरी सबसे पहले जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी वो अमन का पहचान पत्र था। मगर ये क्या? पहचान पत्र में शक्ल भी उसी की थी, मगर वहाँ दर्ज नाम अमन की जगह जैन था। यानी अमन ने अपना असली नाम भी सबसे छुपा कर रखा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था ये मैं नहीं जानती थी। अमन का सेफ पैसों से भरा पड़ा था। इसके अलावा मुझे और कोई सुराग न मिला। मैं इतना तो जान गई थी कि अमन, सोना, आंटी फ्रॉड हैं, लेकिन उनकी हकीकत मुझसे अब तक छुपी हुई थी। इन सब के सामने मैं लाचार बेबसी रह गई थी, जिससे उनको कोई खतरा नहीं था। मगर वो नहीं जानते थे कि असल खतरा ही मैं हूँ। मैंने उनको बेनकाब करने के लिए हर हद से गुजरने का फैसला किया था। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी। रात को जब शेफ खाना बनाकर चला गया तो मैंने खाने में नींद की गोलियां डाल दी। ऐसा करते हुए मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन मैं कर गुजरी। इन तीनों ने रात का खाना बड़े शौक से खाया था। कुछ देर बैठे और आपस में बातें करते रहे, फिर उठकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैंने आधा घंटा इंतजार किया ताकि वो पूरी तरह से बेहोश हो जाए। एक एक लम्हा बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। घड़ी में आधा घंटा जैसे ही गुजरा, मैं सबसे पहले सोना के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो बेसुध सी सो रही थी। मैंने उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। एक एक चीज़ उलट पलट कर देख रही थी। ऐसा करते हुए मेरे हाथ जोर जोर से कांप रहे थे। मैंने सोना की अलमारी खोली। कपड़े बिखरे पड़े थे। मैंने सेफ खोला। सेफ में मेरी तस्वीरें पड़ी थी। वो तस्वीर देखकर मैं हैरान रह गई थी। एक तस्वीर में मेरे साथ एक लड़का खड़ा था। वो लड़का मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। कभी मैं उसको आइसक्रीम खिला रही थी तो कभी डिनर कर रही थी। शॉपिंग करते हुए मेरे साथ कपड़े भी पसंद कर रहा था। मैं तो डर गई थी। ये मैं ही थी, मगर वो लड़का? मैं बेबस ही बेबस। आंखों से निकलने वाले। फिर उस लड़के के अलावा भी बहुत से लड़कों के साथ मेरी तस्वीरें सोना के सेफ में पड़ी थी। मगर क्यों? ये सवाल मुझे अब भी परेशान कर रहा था। सोना के कमरे की चीज़ें सेट करके मैं आंटी के कमरे में दाखिल हो चुकी थी। आंटी के सेफ में जिस पर बच्चे की लिखाई में लिखा गया था, मुझे अपनी माँ से नफरत है। दूसरे पन्ने पर लिखा गया था, मुझे मेरे पापा बहुत याद आते हैं। नए डैड बहुत बुरे हैं। आगे आगे राज खुल रहे थे। मुझे औरतों से नफरत है। औरतें बेवफा होती हैं। सब कुछ साफ साफ दर्ज था। मैं अभी डायरी से और भी जानकारी समेट रही थी जब अचानक किसी ने पीछे से मेरा कंधा हिलाया था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पीछे देख सकूं। मैं पत्थर का बुत बनकर वहीं खड़ी रही। 2 हाथ आगे बढ़े और जमीन पर बिखरे हुए कागजात को जल्दी जल्दी समेटने लगे। वो हाथ किसी और के नहीं, अमन के थे। उन कागजात को सेफ में रखकर वो मुझे बाजू से खींचता हुआ बाहर ले गया। मेरी हालत बिल्ली के शिकंजे में फंसे हुए कबूतर की सी थी। वो मेरी हालत से अनजान हो रहा था। मारिया, मैं बिरयानी शौक से नहीं खाता। लगता है तुमने सारी नींद की गोलियां बिरयानी में डाल दी थी। 1-2 गोली सब्जी में भी डाल देनी थी ना। वो ये कहकर जोर जोर से हंस रहा था। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कमरे में आओ, मैं तुमसे कुछ कहूँ, कुछ तुम्हारी सुनूं।
मगर तुम तो आज अनोखा। वो अजीब अजीब बातें करता चला जा रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। उसने मुझे एक कुर्सी पर रस्सी के साथ बांध दिया था और खुद सोने चला गया। मुझे यकीन है तुम ये रस्सियां खोल नहीं पाओगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं भागोगी। मेरे सर में दर्द है, मुझे सोना है। उसकी बात सुनकर मैं सारी रात रोती रही, खुदा से मदद की फरियादें करती रही। मुझे नहीं मालूम था कि कल क्या होगा। दुआ दुआ करते करते ना जाने कब मेरी आँख तब खुली जब मुझ पर किसी ने ठंडा ठंडा पानी उंडेला था। मेरे सामने सोना गुस्साई शेरनी बनी खड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे नींद की गोलियां देने की? वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर चिल्लाती रही। फिर जब वो साइड पर हुई तो आंटी आगे बढ़ी। जी बेटे, क्या क्या जानकारी हासिल कर ली आपने? वो अपने फरेबी लहजे में बोली। वही जो तुम सबकी हकीकत है। तुम सब मेरे दुश्मन हो, धोखेबाज हो। मैं चीख रही थी। आराम से आराम से, ज्यादा चिल्लाओ नहीं। कुर्सी पर बंधी बैठी हो, कुछ तो तरस खाओ खुद पर। आंटी बोलती जा रही थी। देखो, उस डायरी से तुम्हें इतना सच मालूम हो गया होगा। मैं तुम्हें सब तफसील से बताती हूँ, गौर से सुनना। लेकिन पहले उसके हाथ खोलो। उन्होंने अमन की तरफ इशारा किया था। अमन ने मेरे हाथों से रस्सियां खोल दी थी। आंटी चलने लगी और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं भी उनके पीछे चलती उनके बेडरूम में दाखिल हो चुकी थी। सोफे पर बैठकर उन्होंने मुझे भी बैठने का इशारा किया था। मैं भी बैठ गई। वो बिना रुके शुरू हो चुकी थी। मारिया बेटी, मुझे मालूम है तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम्हें लगता है कि मैं चाहती हूँ अमन तुम्हें मारे पीटे, मगर ऐसा नहीं है। मुझे तुम बहुत प्यारी हो, बिल्कुल अपने बच्चे जैसी लगती हो। वो बोलती जा रही थी और मैं खामोशी से सुनती जा रही थी। अमन को औरतों से नफरत अपनी माँ की वजह से हुई है, यानी मेरी वजह से। मैंने अमन के बाप को धोखा दिया था। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मेरी और सोहेल यानी अमन के बाप की मोहब्बत में शादी हुई थी। अमन की पैदाइश के बाद मैंने सोहेल के दोस्त के साथ रिश्ते बढ़ा लिए थे। मैं इतना गिर गई थी कि हम हर रोज़ मिलने लगे थे। मैंने 6 साल सोहेल को धोखा दिया, लेकिन मर्द बेवफाई की बू सूंघ ही लेता है। सोहेल को भी मुझ पर शक हो गया था, मगर कोई प्रूफ हाथ नहीं लग सका था। 6 साल की बेवफाई के बाद मैं थक गई थी। मैंने अमन की उंगली थामी और उसे लेकर घर से भागकर सीधा उसके दोस्त के घर आ गई। मैं यहाँ साल भर रही। फिर एक दिन हिम्मत करके सोहेल को तलाक का नोटिस भेजा। 3 दिन के बाद तलाक के कागजात के साथ एक खत भी आया था। उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें कभी तलाक ना देता, मगर तुम ये जो हराम और गुनाह की ज़िंदगी गुजार रही हो, ये मुझे गवारा नहीं। अब जिसके साथ भागी हो उसी से शादी भी कर लेना। मैंने तलाक लेकर और शादी कर ली। ना जाने वो खत कैसे अमन के हाथ लग गया था। उसने वो खत पढ़, उस लेटर के वर्ड्स उसके दिमाग में पेबस्त हो गए। वो मुझे अक्सर कहता कि आप गुनाह की ज़िंदगी गुजार रही हो, आपने मेरे बाप को धोखा दिया है। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका जुनून बढ़ता चला गया। वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। डॉक्टर्स ने बताया था कि ये किसी की जान भी ले सकता है। इसलिए मैंने उसके सौतेले बाप यानी सेठ साहब को भी लंदन भेज दिया था। अमन का असली नाम तो जैन था, मगर उसने अपना नाम भी बदलवा लिया। कहने लगा, इस नाम से तो मेरा बाप पुकारता है, आप मत पुकारो। आंटी बताती जा रही थी और रोती जा रही थी। मेरे भी खामोशी से आंसू बह रहे थे। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर मैं सोना को यहाँ ले आई। सोना और अमन की खूब दोस्ती है। अगर सोना ना होती तो मैं अब तक जिंदा ना होती। और जहाँ तक बात है तुम्हारा सर मुंडवाने की, वो मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब किया था, नहीं तो अमन तुम्हें जान से मार देता। मैं जानती हूँ। अपने अमन को आंटी खामोश हुई तो मैं बोली, और वो जो मेरी नकली तस्वीर बनाई गई है तरह तरह लड़कों के साथ, वो? आंटी मेरी बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, कौन सी तस्वीरें? वो ही जो सोना के सेफ में पड़ी हैं। मैंने गुस्से से कहा, ऐसी तो कोई तस्वीर ही नहीं है। आंटी ने कहा। मैं समझ गई थी कि ये सोना की ही चाल है। आंटी ने सोना से बुलाकर पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। ये सब कुछ साफ हो चुका था। सब किया धरा सोना का था, लेकिन आंटी की आंखों पर उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। जहाँ तक तुम्हारी बात है मारिया, तो तुम्हारी शादी अमन से इसलिए की गई थी क्योंकि तुम बहुत भोली और खूबसूरत हो। मुझे लगा था कि अमन तुम्हें पाकर खुश हो जाएगा, लेकिन हालात और बिगड़ गए। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। आंटी सब कुछ बताकर सोफे से उठकर बाहर निकल गई थी। मुझे अमन पर बड़ा प्यार आया था। वो तो इस सब में बेकसूर था। अब सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। बस ये सब मैं अमन और आंटी को दिखाना चाहती थी। सारा दिन सब अपने अपने कमरों में खामोश बैठे थे। मैं लॉन्च में बैठी रही। रात को सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चल दिए। मैं सोफे पर लेट गई। मुझे यकीन था कि आज सोना फिर अमन के पास जाएगी, लेकिन वो नहीं गई। यूं ही 3 रातें मैंने लॉन्च के सोफे पर ही गुजार दी। आखिरकार चौथी रात मैंने सोना को अमन के कमरे की तरफ जाते देखा। मैं खामोशी से उठी और आंटी के कमरे की तरफ बढ़ गई और आंटी को मैंने
अपने साथ चलने को कहा। वो हैरान सी मेरे साथ चल पड़ी। मैंने उन्हें खामोश रहने को कहा था। मैं उन्हें अपने बेडरूम के पास ले गई। मैं नहीं जानती थी कि सोना आंटी के खिलाफ आज कुछ बोलेगी या नहीं। सोना अमन के साथ ये बातें कर रही थी। अमन, मेरी बात का यकीन करो, खाला ने अपने जैसे ही बदकिरदार लड़की तुम्हारे लिए चुनी है ताकि तुम सारी जिंदगी उसका ध्यान करते गुजार दो और वो अपने हस्बैंड के पास जाकर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। वो मेरी खाला है, मैं अच्छी तरह उनकी नीयत को जानती हूँ। तुम उसे तलाक देकर मुझसे शादी कर लो। हम दोनों मिलकर खाला से तुम्हारा बदला ले लेंगे और मैं वो तस्वीरें तुम्हें अक्सर लाकर दिखाती हूँ। क्या वो सबूत कम है? मैंने आंटी की तरफ देखा। वो रो रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि डायन तो सोना है। हम दोनों कुछ भी कहे बगैर पलट गए। सुबह जैसे ही अमन ऑफिस गए, आंटी ने सोना को अपने पास बुलाया। वो हमेशा की तरह आंटी से चिपक रही थी, खाला खाला कर रही थी। आंटी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। वो हैरान थी। आंटी ने बस इतना ही कहा कि वो सब कुछ सुन चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने सोना को धक्के देकर घर से निकाल दिया था। अमन को भी आंटी ने सोना की सारी असलियत बता दी थी। ये भी बता दिया कि वो तस्वीर नकली है क्योंकि मैं तो एक गरीब घराने से, मैं कहाँ इतने महंगे महंगे होटलों में घूमती फिरती। अमन ने दिल से कबूल किया कि उन्हें मेरी पाक दामनी पर पूरा यकीन है। ये उनका मेंटली डिसबैलेंस है जिसकी वजह से वो मेरे साथ बुरा सलूक करते थे। एक तो बचपन का गम, फिर 4 साल से सोना जैसे दोस्त का साथ उनकी बीमारी को और बढ़ा गया था। हमने मेंटल डॉक्टर से उनका इलाज करवाने का सोचा। अब मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। अमन बहुत अच्छे और ख्याल रखने वाले हस्बैंड साबित हो रहे हैं। मेरी जिंदगी जन्नत बनती जा रही है। अभी कभी कभार अमन को शक का दर्द बढ़ जाता है, लेकिन फिर बाद में वो मुझसे माफ़ी मांग लेते हैं और उनका इलाज चल रहा है। उम्मीद है कि एक ना एक दिन सब बेहतर हो जाएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।